आज मेरी शादी सोनाली नाम की एक लड़की से हुई थी। वो बहुत सुंदर थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान थी और मेरे दोस्त कहते थे कि अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी होने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेरी माँ ने ही इसको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी माँ जब रिश्ता देख रही थी तो यह कहती थी कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मेरी माँ यह सब इसलिए कहती है क्योंकि वह चाहती कि जल्दी जल्दी उसकी दादी बना दिया जाए, और लड़की की सेहत ठीक होगी तभी वह जल्दी बच्चा पैदा कर सकेगी। मेरी माँ इस सब के पीछे मकसद क्या है वह तो मुझे तब पता चला जब शादी मेरी पत्नी रात को ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी माँ के कमरे में चली जाती है और मैं बाहर बैठा मुँह देखता रह जाता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वह पूरी रात वहीं पर गुजार देती और जब सुबह बाहर आती तो वह कहती मेरी कमर में दर्द है और लंगड़ा लंगड़ा के चलती है। हैरान रह जाता कि वह पूरी रात क्या करती है और मेरी माँ को भी फिक्र नहीं होती कि वह उसको बाहर ही भेज दे। यह मेरी पत्नी है और मेरी माँ ने इसे अपना नौकर समझ लिया है, लेकिन फिर मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। सिर्फ यही बात बता नहीं थी कि जब वह दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। मैंने इतनी दफ़ा जाने की कोशिश की तो कहती थी कि तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया, पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख सकूं मेरी पत्नी और मम्मी पूरी रात क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, लेकिन इस कमरे में वह दोनों क्या करती थी, क्योंकि वह दोनों सारी रात ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के मेरा काम नहीं अच्छा होता था और मेरे घर पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन प्रालंग हमारा एक घर बहुत ही पुराना सा था, बिल्कुल ऐसा जैसे 1947 के ज़माने का होता है। सब कहते हैं कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो यह घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल यह घर नहीं मुझे मेरी माँ ने इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता। मामला यह था कि आजकल किराए पर घर मिलना भी बहुत मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी गांव वाली ज़मीन और अपना सोना बेचकर मेरे हाथ पर रकम रख दी थी और मुझे कहा था कि मैं एक बिजनेस कर लूं जिसकी सारी ज़िंदगी हम बैठ कर खाएंगे। और ना ही सिर्फ नुकसान बल्कि कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। अब वह मेरे पीछे थे और मैं बड़ा परेशान था कि शादी कर लेता तो लड़की दहेज मांगती। अब मेरी माँ न सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती बल्कि कहती थी तुम पर मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। और मैं कहता था कि आपकी ज़िंदगी राह कितनी सी गई है और अब आपके पास है ही क्या। वह कहती थी कि हवेली तो मेरी है, मेरे नाम कर के नहीं जाऊंगी। और मैं हंसता था कि फिर और किसके नाम करके जाएगी। यह हवेली बहुत पुरानी थी, बल्कि इसमें पुराने ज़माने का सामान भी पड़ा था। एक बार तो एक टूरिस्ट भी यहाँ आया था और कहता था कि मुझे अंदर से यह हवेली बहुत अच्छी लगती थी। किसी तरह से उन्होंने दहेज का इतना सामान किया था, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह पाए कि आप लोगों का घर तो बहुत पुराना है। सोनाली अच्छी लड़की थी, वह मेरी ज़िंदगी में आई, पर हमारी शादी की रात हम बहुत थके हुए थे और वह मुझसे बातें करते ही सो गई। मुझे उसकी यह हरकत देखकर अच्छी लगी और मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए,
बेचारी थक गई होगी। सुबह वो अपने घर वालों के पास गई, अभी हमारी शर्म। उसके बाद वह वापस आई तो शाम में ही मेरी माँ ने उसे बुलाया। उसने कहा कि जी मम्मी जी मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि आज रात तो हमारी रात थी, अब तुम कहाँ रही हो। तो उन्होंने कहा कि वह भी तो आपकी मम्मी है और मेरी तो नहीं, और अभी भी शुरू के दिन अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो उसके दिल में मेरे लिए जहर पनपने लगेगा। आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैं कहा ठीक है, आधे घंटे तक तुम्हारी दूरी दर्शक देख लूँगा। और दिल में यही बात सोच रहा था कि अच्छी बात है, मेरी पत्नी अगर मेरी माँ की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और परेशानी मुझे होगी। यह क्या कि मेरी पत्नी कमरे में गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि वह 2-3 घंटे गुजर गए और मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। यह हवेली थी। ऐसा लग रहा था कि वह दोनों सो गई, इसलिए मैंने उनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी पत्नी जब कमरे से बाहर निकली तो तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी माँ ने कहा कि इसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी तो यह मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बता देना चाहिए था। कहने लगी कि नहीं, इतनी ख़राब नहीं थी, और फिर भी मैं तो उसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नज़र उतारी तो वह ठीक हो गई और बस उधर ही सो गई। मेरी पत्नी के चेहरे से लग रहा था कि जैसे बात कुछ और हो। मैं उससे कहता, जवाब में मेरी माँ देती। उसने कहा कि मैं जैसी मम्मी हूँ कि वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, या दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर 1-2 दिन ऐसे हुए थे। अगर मैं समय जायज़ करता तो फिर भी मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। काम तो मुझे करना ही था। मेरी पत्नी, माँ और अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक ठाक रह रही थी। कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस नहीं हुई थी। लेकिन रात हुई तो मेरी माँ ने कहा कि सोनाली आ कर ज़रा मेरे पाँव दबा दे। मैंने कहा जल्दी वापस आना, आज तो आ ही जाना। उसने कहा कि आज तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर आज ही वह वापस नहीं आई। मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दिया। मैंने कहा कि मेरी माँ भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है बाबूजी के साथ, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। यह नहीं पता कि दोनों लोगों की शादी क्यों की जाती है। खुद बेटे के कमरे में छोड़कर आती है कि तुम मेरे बेटे को खुश रहना। यहाँ पर मेरी माँ मेरी पत्नी को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे सेवा करवाना शुरू कर देती है। अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरी माँ ने कहा कि सो गई तेरी पत्नी, तू भी जाकर सो जा, बेशर्म कहीं का। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी पत्नी है, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुला के आया तो क्या गलती कर दी मैंने? अगर किसी दिन मेरी पत्नी मेरी माँ के कमरे में नहीं थी तो जाती क्यों? उसने हाथों में दर्द था। मैंने कहा कि तुम क्या अपने घर से बीमारी लेके आई थी? तो कहने लगी कि क्या मतलब है आपका, आपको मैं बीमार लगती हूँ? मैंने कहा कि बीमार नहीं लगती तो और क्या लगती हो? जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहती हो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी कमर में दर्द है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में ना कोई बच्चे हैं, ना कोई ज़्यादा लोग हैं, घर में एक बराबर सब हैं। लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता है कि मेरे पास आ जाया करो। अब क्या मुझे अपनी ही पत्नी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मेरी पत्नी इस बात पर बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे
आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नज़र आ रही थी, जैसे ही वह खुद बहुत मजबूर हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं अपनी पत्नी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मेरी सुनवाई। लड़कियां तो शादी के पहले महीने में अपना असली रंग दिखा देती हैं, पर बुरी बहू बन जाओ तो। उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते रहे, रात को आते हैं, पूरी रात मुझे उनके साथ रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे से तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। बस मुझे करने दो जो करना है। जब मैं अपनी पत्नी का इंतज़ार रातों में कर रहा था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज़ आ रही थी। एक दिन मैंने बाहर निकल कर देखा तो पड़ोस वाले घर में बने रहे थे। मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थरों की। अब मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग रात के समय काम क्यों करते हैं, दिहाड़ी पर क्यों नहीं करते। अजीब लोग थे। आजकल घर बनाने की इतनी जल्दी थी कि दिन को काम करते करते रात को मजदूरों का काम करवाने इतनी भी किसी को जल्दी होती है। यह सोचकर मैंने यही था कि मेरा बिजनेस जाएगा। मैं इतना हवेली में तोड़कर यहाँ अच्छा सा घर बनाऊँगा। अब तो मेरी दूरी गली में ही नहीं, नए नए घर बन गए थे। बीच में हमारा घर अजीब सा और खौफनाक सा लगता था। ऐसा लगता था कि भूत का बंगला है। मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि मम्मी, सोनाली को रात में क्यों अपने कमरे में बुला लेती है। माँ तो पहली बात पर ही मुझसे गुस्से हो गई। जैसे ही यही बात पर बात कर रहा हूँ, कहने लगी कि बूढ़ी औरत हूँ, मेरी टांगे जवाब दे रहे हैं तो तेरा इस दुनिया में था नहीं। कोई लोग घर के काम करके मैंने मुझे पाला है, वहीं पर सो जाती। जरा पत्नी पद से बात कर, मेरा दिमाग ना खराब कर। मैं शादी करके फंस गया था, न इधर का रहा न उधर का। दोनों औरतों के बीच मेरा सैंडविच बन गया था। मैंने भगवान की ओर देखा और कहा कि तू ही मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी पत्नी को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। मेरी माँ कहने लगी, लगता है कि कोई खुशखबरी है। और मैं दिल में सोचने लगा कि खुशखबरी क्या हवा में आएगी, कोई खुशखबरी नहीं है। वो वैसे ही तबीयत खराब हो गई होगी। अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी पत्नी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने लाल मिर्च और सूंघाई और पुदीने के पत्ते भी सूंघाए, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी, ज़्यादा ही बीमार हो गई शायद। अब मैंने कहा कि फिर इसको कुछ हो गया तो मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदार है। उसने डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले में करीब एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। वहाँ जाकर मेरी पत्नी को होश आया तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं। अब आए तो पता चला कि उस चेकअप पर किया, और जब वह बाहर आई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। कहने लगा कि आजकल मर्दों का कोई हल ही नहीं। मैंने कहा कि डॉक्टर क्या हुआ, तो कहने लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हुआ? अरे अपनी शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है, पत्नी तुम्हें भगवान से सुंदर दे दी, इसका मतलब यह है कि जान ले लो। लड़की की हैरान रह गया। मैंने कहा कि लेकिन मैंने किया ही क्या? डॉक्टर ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी आपसी मामला है, तुम लोगों का पता है क्या है, लेकिन पुरुष के जिस्म की भी एक हद होती है। इस बेचारी को चक्कर आ गए, इसका बीपी लो हो गया और होश भी नहीं आ रहा था। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा था। दोस्तों, बड़े परेशानी की बात थी। लेडी डॉक्टर थी, मोहल्ले की औरत को बर्दाश्त करती थी। इसकी ज़बान कड़वी थी, लेकिन यह जिस किस्म की बातें कर रही थी मैं समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। वह कहना चाहती थी कि आप पति पत्नी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया करें, उसे थोड़ा आराम करने दिया करें। पर उसे कौन बताता कि यहाँ पर तो आराम ही आराम चल रहा है। पर यह सोचकर मैंने हैरान हुआ कि अगर मेरी बात है तो फिर डॉक्टर ने
यह सब क्यों कहा? मेरी पत्नी को आराम करने की ज़रूरत है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जब कि वह तो अभी तक ठीक से मेरी हुई भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं आई थी। अगर मैंने अपनी पत्नी के साथ सोचता तो वह अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे साथ अच्छे तरीके बात करती थी। अब मैं आता था तो मुझे खाना खिलाती थी और शाम तक हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल पागल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती मेरी माँ उसे अपने कमरे में बुला लेती और आजकल मैं देख ही रहा था कि मेरी पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर था। वह हमेशा डरी डरी रहती थी। एक दिन मुझे से कहने लगी, आपको मुझसे कितना प्यार है? तो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा, फिर भी कितना बताइए। मैंने कहा, क्यों पूछ रही हो? तो कहती है कि पता नहीं, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं उनसे क्यों छोड़ता हुआ, पता नहीं इस तरह का सवाल क्यों कर रही थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वह हमेशा डरी डरी रहती थी, मेरी माँ से डरती थी। एक दिन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और मैंने शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत तंग कर रखा, मैं बहुत परेशान हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि हमारा रिश्ता पर कैसे वह ऐसी बातें कर रही। ऐसी ही मैं कमरे में आया, उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा, क्या बात है, किससे बात कर रही थी? फ़ोन पर बंद क्यों कर दिया? बात कर लेती तो क्या? कहने लगी, मैं अपनी माँ से बात कह रही थी। मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? बात तो अपने दोस्तों से कर रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ की हरकतों की आजकल कुछ अजीब थी। वो इस बात को बेचने की बजाय बहुत परेशान सी दिख रही थी। वह तो कहती थी कि इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। अब अचानक से वह घर बेचने की बात कहाँ से आ गई और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने अपनी माँ का बहुत नुकसान करवाया था, यह सच है। इसके बाद से उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन घर की बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, पर उन्होंने मुझे बताई। मेरी पत्नी जब भी मेरी माँ के कमरे में रात को जाती, उसकी हालत ख़राब होती। अब मैं उसे कितनी ज़्यादा सुंदर औरत थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके हाथ सख्त हो गए थे और बहुत याद बीमार रहती थी। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली थी कि उसकी हालत सही नहीं थी और ठीक भी नहीं होती थी। इसकी टांगों में दर्द होता था, कभी कभार कमर में भी दर्द होता था। अपनी माँ के कमरे में जाने की कोशिश करता, वह मुझे अंदर नहीं आने देती। एक दिन तो हुआ यूँ कि मेरी पत्नी उस कमरे के अंदर ही थी, लेकिन शायद वहाँ दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं खुश हो गया कि दरवाज़ा खुला है, पर मैं जैसे अंदर जाने लगा, उन्होंने दरवाजे को हाथ से बंद करने की कोशिश की और इधर से मैंने धक्का लगाया तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को पकड़ कर मेरे मुंह पर मारा। मतलब उसको बस यही फिक्र थी कि मैं कमरे के अंदर ना आ जाऊं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि दरवाज़ा मेरे मुंह पर गया। मैंने कहा कि यह क्या मम्मी, दरवाज़ा खोलो। वह मुझसे कहने लगी कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चल यहाँ से जा। मैंने कहा कि मेरी पत्नी अंदर है, बाहर भेजो, मैं चला जाऊँगा, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं आपके कमरे में आने के। मेरे मुंह पर चोट लगी है। तो मुझे गुस्सा आ गया और मेरी माँ ने कहा कि तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जा कर सो जा। उन्होंने रोज़ का यही धंधा बना लिया था। वह मेरी पत्नी को कमरे के अंदर बंद करके बैठी जाती थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, बार बार पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो, वरना बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन वह मुझे बात नहीं बता रही थी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही थी। क्योंकि जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो हवेली बेचने का नाम उसने लिया। जब मैंने अपने कानों से सुना था तो सहेली को बेचने की बातें कर रही थी। इसी दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बनाए हुए था। अब मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ
भी हो रहा था वह इससे कमरे के अंदर हो रहा था और जिसमें मुझे जाने नहीं देती थी। मुझे ही किसी तरह से जाना था और पता करना था कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और यह मैं तभी कर सकता था जब मैं जान जाऊं उसके अंदर क्या हो रहा। मैंने एक दिमाग लगाया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी माँ को हमेशा मुझ पर गुस्सा आता रहता है। इस बार भी कहने लगी कि फिर किसी के पैसे लेकर जा रहा है। मैंने कहा कि माँ कम से कम जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। उसने कहा कि हाँ जा, चला जा। मैंने कहा कि आज मेरी पत्नी को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उससे आराम करने देना। उससे कहा कि हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगी। तेरी लाड़ो पत्नी को तूने तो उसे लाड़ो बना के रख दिया, बिगाड़ दिया। लेकिन याद रखना कि जब औरत इतनी बिगड़ जाए तो फिर ठीक नहीं होती। तो जो मैं तेरी पत्नी के साथ कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। तेरी अगर कोई मेरी पत्नी की हालत देखता तो वह फौरन यह बात कह सकता था कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ बुरा हो रहा है। सिर्फ पैर दबाने की वजह से किसी के साथ इतना बुरा नहीं जुर्म होता। मेरे प्लान में सिर्फ यह नहीं था कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, रात में वहाँ पर गुजरूँगा और खुद कमरे में छुप जाता। बल्कि मैंने अपनी मौसी को भी फ़ोन कर दिया और कहा कि आप आज हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है। लेकिन यह बात मेरी माँ से न कहना कि मैंने आपको फ़ोन किया था। तो वह कहने लगी कि इस तरह तो मेरी माँ मेरे गले पर पड़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मौसी मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, आप मेरी मदद करो तो फिर मैं भी आपको कुछ न कुछ लेकर दूंगा। मेरी पत्नी और मेरी माँ उसकी सेवा में लग गए, उसने के लिए खाना बनाने में लग गई। और जब मैं जा कर अपनी माँ के कमरे में छुप गया, मैंने अपनी माँ के कमरे में पहले भी आ चुका था, लेकिन आखिरी दफ़ा आया था मुझे याद नहीं था। और कहते हैं कि जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो उनकी खिदमत किया करते थे। इस घर की दीवारों के रंग कब से ख़राब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे फिर भी ख़राब हो गए थे, इसलिए दीवारों पर पड़े पड़े पर्दे भी ख़राब हो चुके थे। अब मुझे पता था कि यह जगह मुझे छुपने के लिए अच्छी नहीं है। शायद मुझे इससे ज़्यादा अच्छी जगह पर छुपना चाहिए था, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी इस कमरे में जरी थी, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। बस मैं ऐसी जगह पर छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी माँ पहले ही मुझसे पर विश्वास नहीं करती थी, उसके बाद ही वह मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी और शायद मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैं यही पर छुपा रहा। जैसे ही शाम हुई मेरी माँ कमरे में आया और फ़ोन पर किसी से बातें करने लगी। कहने लगी कि मुझे 9 लाख हार चाहिए, हाँ वहीं पर अपनी बहू के लिए। 9 लाख में नहीं बनता था, इससे ज़्यादा महंगा था। मेरी माँ तो मेरी पत्नी को अच्छा ही समझती थी, फिर उसके लिए इतना बड़ा महंगा सोने का हार क्यों बनवा रही थी और ऑर्डर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और से फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही फ्रिज जिसके 2 दरवाजे होते हैं, यानी कि डबल बेड फ्रिज की बात कर रही थी। डबल डोर फ्रिज कौन सा हो सकता था, कुछ भी नहीं था। वहीं इस घर को बेचना, सामान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन घर को बेचकर सामान लेती तो फिर सामान कहाँ रखती। मेरी माँ मुझे इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी भी कमरे में आ गई। उसने कहा कि वैसे तो काम रात को करते हैं, लेकिन अब तेरा पति घर पर है नहीं, तो अब क्या रात क्या शाम चल शुरू करते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है, तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अभी तेरे इनाम का ऑर्डर दिया है। पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी मेरी
पत्नी से कौन सी मेहनत की बात कर रहे थे। इनाम मेरी माँ उसको दे रही थी। वह कहने लगी कि माँ की मेहनत तेरी साला। मेरी माँ ने कहा कि हाँ मुश्किल है, लेकिन फल भी तो इतना बड़ा मिल रहा है, और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तेरे पास सोने के गहने होंगे, तू जो कहेगी मैं लाकर दूंगी। तेरी आंखों में इतना बड़ा दुख क्यों है? तुझे पता है तेरा बड़ा नुकसान हुआ है। तेरी यह भी तो सोच कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, मुझसे यह काम नहीं होना था। तू मेहनत न करती तो यह सब कुछ कैसे होता। मेरी पत्नी ने कहा कि आप अपने बेटे से भी तो यह काम करवा सकती थी। तो माँ ने मेरी कहने लगी कि नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी ज़ुबान बहुत ढीली है, वह तो इस बात को राज नहीं रख पाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत का आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आ जा। पता नहीं यह नौकर सी कौन सी बातें कर रही थी। पत्नी ने हाथ में एक फावड़ा उठा लिया और मैं हैरान रह गया कि इस कमरे में फावड़े का क्या काम है। उसके बाद इस कमरे में जो हुआ वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी माँ ने दीवार से वह बड़ा सा पर्दा हटाया। सामने एक सुंदर थी और ऐसा लग रहा था कि सुरंग किसी ने खोदी है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नज़र आ रहा था जो पत्थर के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को आज 3 महीने हो गए थे। 3 महीने में मेरी पत्नी यही मेहनत कर रही थी और मेरी माँ उससे यह सब कुछ करवा रही थी। यह हवेली बहुत पुरानी और शायद मेरी माँ को पता था कि इस हवेली में सोने के गहनों से भरा संदूक है। जब हम वहाँ आए तो हमने यह भी कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था कि ऐसी कहानियाँ तो ऐसे घरों के बारे में बताती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ वाकई संदूक में इतना सोना चांदी जेवरात है। तो वह दोनों हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा कि पता चल गया तो अपनी ज़ुबान बंद रखना, क्योंकि हमसे संदूक तक पहुंच गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे गहने। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने अपनी पत्नी के हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा मैं निकालता हूँ संदूक को। आपको यह बात मुझसे बतानी चाहिए थी, मेरी पत्नी से मेहनत क्यों करवाई। तो मेरी माँ ने कहा अगर तुझे बताती तो तू यह बात किसी और को बता देता, इसलिए तेरी पत्नी से मेहनत करवाई थी। अब मेरी माँ क्या करती। वह कहने लगी कि मुझे अब भी तुझ पर भरोसा नहीं है, तो चला जा यहाँ से, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा इसमें हिस्सा है। मैं जिद करने लगा तो मेरी माँ भी मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फावड़ा मारा। वाकई यह काम बहुत बड़ा मेहनत का था। अब समझ गया कि मेरी पत्नी का इतना वजन इतनी जल्दी क्यों कम हुआ था। उस संदूक को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अब इसके अंदर वाकई सोना था या नहीं। वह संदूक बहुत ज़्यादा भारी था। हम तीनों उसे उठाकर बाहर लाए और थोड़े से सोने के सिक्के, इतने पैसे नहीं बनते थे इन चीज़ों के जितने मेरी माँ ने समझ रखे थे। वह यहाँ पर बेच रही थी। मैंने कहा यह बर्तन भी बिक जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को तसल्ली देना चाहा और मेरी माँ ने अपने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह संदूक सोने से भरा होगा और हमारी सारी ज़िंदगी हमें पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने इस संदूक के सारे गहने और सोने को निकाला तो वहाँ लाखों रुपए बने, करोड़ों नहीं, और लाखों ही इतने ज़्यादा नहीं थे। बस हम लोगों ने फिर यह हवेली भी बेच दिया और थोड़े से पैसे मिलाकर एक छोटा सा घर खरीद लिया। उसके बाद उसी घर में रहने लगा आराम से। उसने कहा कि मैं भी लालच किया था, इसलिए मुझे लालच की सारी
सज़ा मिली। आप लोग बताएं कि सज़ा किसको